हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने हिस्ट्री घटना चक्र का जो सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे वीडियो नंबर 4। ये आधुनिक भारत का वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले मध्यकालीन भारत ऑलरेडी कंप्लीट करवा जाया चुका है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास में, वो होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस वीडियो में देखिए, ये जो घटना चक्र सीरीज स्टार्ट करने का जो मेन मोटो था वो ये था कि अभी आप जितने भी टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते हैं या फिर आप मेन एग्जाम का पेपर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के उसका 50 से 60% जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र बुक के क्वेश्चन या उसके डिस्क्रिप्शन के आसपास घूमता रहता है। तो घटना चक्र जो है वो अभी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे बिहार दरोगा एसआई का प्री होगा, एक ईएसआई का मेंस होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें पीटी में क्वालिफाइड हैं, उन लोगों का मेंस होगा। बिहार एसएससी की अपकमिंग वैकेंसी है, ये सारी एनटीपीसी का सेकंड फेज होगा। इसमें हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वेटेज होता है और ख़ास करके मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो जो होगा वो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा, इसलिए हम लोगों ने घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट किया है। तो आइए अब बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज। देखिए, होम चार्जेज ये गृह शुल्क की बात कर रहा है। देखिए, औपनिवेशिक शासनकाल में होता क्या था कि जो भारत सरकार के गृह शुल्क होते थे उसका मतलब ये होता था कि इंग्लैंड स्थित जो राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से जो किया गया खर्च था उसी को होम शुल्क या होम चार्जेज बोलते थे, गृह शुल्क। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संघटक थी, यह पूछ रहा है आपसे। पहला कह रहा है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ये बिल्कुल सही है। लंदन में जो इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए जो पैसा जाता था वो इंडिया से ही जाता था। फिर कह रहा है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाने जाने वाली निधि। तो हाँ, वो भी भारतीय के पैसे से ही दिया जाता था। तीसरा कह रहा है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली निधि। तो ये गलत है, क्योंकि भारत के बाहर जो युद्ध जो अंग्रेज लोग लड़ते थे उसमें जो प्रयोग में लाए जाने वाली निधि थी वो गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 2 जो है वो सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर जो दी गई विशेष रियायत थी उसके लिए इंपेरियल प्रेफरेंस का उपयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका कारण क्या था। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ क्या था कि कोई भी उद्योग जो था उसका औद्योगिकरण तो था लेकिन स्वतंत्र विकास उसका नहीं हो पाया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो धनिक वर्ग, जो पैसे वाले लोग थे, उनके द्वारा मतलब इंडस्ट्री में इन्वेस्ट ना करके ज़मीन लेने में मतलब इन्वेस्ट करना वो ज़्यादा उपयोगी समझते थे। इसी के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। नेक्स्ट है हमारा कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा नाम आप लोगों को नया दिख रहा होगा। जितने भी ये सब इस्तमरारी दिखे, जागीरदारी दिखे, मालगुजारी दिखे, बिस्बेदारी दिखे, ये सब जो है वो किसका नाम है। जो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी उसी के नाम, ये सब भिन्न भिन्न नामों से उसको जाना जाता है। तो अब ये क्वेश्चन आप इसको ऐसे समझिए कि अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, और ये बात कब की कर रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पहले शासनकाल याद रख लीजिए। इसका शासनकाल था 1786 से लेकर 1793 तक, और फिर उसके बाद ये 1805 में भी आया था। क्लियर है। अगर हम अस्थाई बंदोबस्त की यानी इस्तेमारी बंदोबस्त की बात करते हैं तो 1793 में की ये बात है जब कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। और यह व्यवस्था जो था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्रों में लागू किया गया था। और इस व्यवस्था में था क्या कि इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान का जो 10/11 भाग था वो कंपनी को देना था और 1/11 भाग जो था वो अपने पास रखना था। नेक्स्ट है हमारा कि किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अभी हम लोगों ने देखा किसके प्रशासन काल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अस्थाई बंदोबस्त के
से किया गया था? तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जो है वो जमींदारों से किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त में ये सुविधा दी गई थी कि अस्थाई बंदोबस्त में जो जमींदार थे वो भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों से। नेक्स्ट है हमारा कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से और भी याद रखिएगा, इसको भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, अभी हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और जिले में पुलिस थाने की स्थापना करके एक दरोगा को उसका इंचार्ज बना दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो कब किया गया था? 1793 में किया गया था अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1793 में ही कॉर्नवालिस जो था वो प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाता है, जो कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? किसके शासनकाल में? वो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन किसके योजना किसने बनाई थी? तो उसका आंसर होगा जॉन शोर। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है वो जॉन शोर के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा गया है? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना? नहीं, ये बिल्कुल इसका कारण नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारों के अधिपति बनाना? ये भी नहीं था। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना? ये भी नहीं था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। देखिए इसमें हुआ क्या था, कह रहा है कि जो कॉर्नवालिस ने भू व्यवस्था प्रणाली लागू किया था उसके बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई थी। उसका मेन रीजन ये था कि जो जमींदार जो लोग थे वो भू क्षेत्र निर्धारित उनका नहीं था कि ये भू क्षेत्र किसका है, ये नहीं है, ये निर्धारित नहीं था। और जो लगान रहित अनुदान भूमि थी, चरगाह था, प्रतिभूमि था, ये सब जो भूमि था ये निर्धारित नहीं था, और इसी के कारण क्या हुआ था कि कानूनी विवाद में बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वो खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? इसका कारण एक ही सिर्फ कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। कहने का सिंपल सा ये मतलब था कि जमींदार जो थे वो मनचाहा लगान वसूल करते थे, और समय से लगान नहीं जो देता था उसकी ज़मीन भी वापस छीन ली जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो मेन कारण था वो था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट है हमारा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कह रहा है ब्लैंक, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये एक बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू किया गया था, और कब लागू किया गया था? ये 1885 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी ऐसे पूछा जाता है कि बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो 1885 में लागू किया गया था। और इस अधिनियम में मुख्य रूप से जो भूमि मालिक होते थे, मतलब जो जमींदार होते थे और जो किराएदार होते थे, उन दोनों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था इस अधिनियम में। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बंगाल किराएदारी अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो जैसे ही आप लोगों को 85 दिख रहा है, याद होगा तो आप लोगों को पता होगा कि लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था 84 से लेकर 88 तक। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का तो कोई संबंध ही नहीं था रैयतबाड़ी व्यवस्था से। अलेक्जेंडर रीड का भी था और थॉमस मुनरो का भी था। देखिए, अलेक्जेंडर रीड की बात करते हैं तो रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी, जो कि सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू की गई थी। और फिर थॉमस मुनरो के द्वारा 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया जाता है, और फिर 1820 में थॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर बना दिया जाता है, और उसके बाद थॉमस मुनरो जो है वो ये रैयतबाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास में लागू कर देता है। रैयतबाड़ी व्यवस्था क्या था ये समझ लीजिए। रैयतबाड़ी बंदोबस्त की अगर बात करते हैं तो इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों की जो भूमि है उसको मालिकाना हक दिया गया था, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से या
व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी हो गए थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे, तो कहाँ कौन भू राजस्व बंदोबस्त से? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो कहाँ प्रचलित था? तो ये पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत दोनों में प्रचलित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी और डी, पश्चिमी भारत में भी और दक्षिणी भारत में भी। नेक्स्ट है हमारा कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा था? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब 1820 में मद्रास का गवर्नर बनता है टॉमस मुनरो, उसके बाद इसको ये पूरे मद्रास में लागू कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉमस मुनरो। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेज जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ किया था, तो सर्वप्रथम कहाँ किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में, उसके बाद बम्बई में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। और अलेक्जेंडर रीड की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर रीड जो था वही मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में इसको लागू किया था, और फिर 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर टॉमस मुनरो जो है वो उसको लागू करता है। नेक्स्ट है हमारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है किसानों द्वारा लगान जो था वो सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसान जो थे वो अपनी ज़मीन का उनको मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल निर्धारण किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए होता था क्या कि जो करों का निर्धारण होता था वो भूमि के सर्वेक्षण करने के बाद ही किया जाता था, और भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था, और किसानों की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसका निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। नेक्स्ट है हमारा कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1839 में। और यह कंपनी जो है वो 5 लाख रुपए पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी, ठीक है। और इसका जो मतलब कि कंपनी का मुख्यालय था वो असम में एक जगह था नजीरा, वहाँ इसका मुख्यालय बनाया गया था। इस कंपनी का नाम था द असम कंपनी। द असम कंपनी की अगर आप बात करते हैं तो द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो अभी भी कार्यरत है। नेक्स्ट है हमारा कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी, इससे ना जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रेन थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया, या कुछ ड्रेन थ्योरी से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा है कि अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? यह कह रहा है देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। ये बिल्कुल ड्रेन थ्योरी में ऐसा कुछ कहा गया था, लेकिन ये एग्जैक्ट उसके परिभाषा को डिनोट नहीं कर रही है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ये क्वेश्चन ये सही आंसर होगा, ये अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी को सही प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दादा भाई नौरोजी की अगर आप लोग बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। इन्होंने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार जो था वो संतुलन अनुकूल था, ये बिल्कुल सही है। धन की निकासी का स्वरूप जो है वो अप्रतिफलित निर्यात था, ये भी बिल्कुल सही है। और यही रीजन भी था कि ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार जो था संतुलन वो अनुकूल नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो थे वो धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट यानी इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा दिया था, और भारत में निर्धनता का यानी गरीबी का मुख्य कारण भी इसी को बताया था। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? तो आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो धन का पलायन का जो सिद्धांत था उसका वर्णन अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने 1887 में इंग्लैंड में एक भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक दादा भाई नौरोजी बिल्कुल थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त, तो ये भी थे। तो ये तीनों जो थे वो भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। और ये जितने भी ये सब लोग थे, इनके साथ भी और भी कई लोग जो थे वो भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, फिर पृथ्वी चंद्र राय हो गए। ये सब जितने भी लोग थे ये सब थे, लेकिन मेनली रूप से तीन लोग थे। मेनली रूप से थे दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त और एमजी रनाड़े यानी महादेव गोविंद रनाड़े थे। और लास्टली में ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो उपनिवेशवाद ही है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो ये कौन नहीं करता था? ये सर सैयद अहमद खान नहीं करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। देखिए, सर सैयद अहमद खान की अगर आप बात करते हैं तो ये ब्रिटिश शासन के प्रति एक वफादार और मुस्लिम समाज के विकास के लिए ये चाहता ये था कि भारत में औंग सत्ता बना रहे, तभी ये सोचता था कि भारत में क्या होगा, मुस्लिम समाज का विकास होगा। और इसीलिए वो दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट है हमारा कि प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अभी हम लोगों ने देखा ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, ये 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय भी थे। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पे चुनाव लड़ा था। तो किस दल के टिकट पे? लिबरल पार्टी के टिकट पे, जिसको कि उदारवादी दल आप कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी दल। और कब जीता था? तो इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। फिन्सबरी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए, लेकिन 1892 और लिबरल पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हमारा, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही है। और यह प्रक्रिया जो है, मतलब भारत में अनुद्योगीकरण की जो प्रक्रिया है वो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसी के बाद तो कंपनी का भारतीय व्यापार पर एक अधिकार समाप्त हो जाता है और उसी के साथ भारत में अनुद्योगीकरण की शुरुआत होती है। इससे होता क्या है कि जो ब्रिटेन की जो जितने भी मतलब लोग थे वो सब लोगों को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। और यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था और इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा कि किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने ये विचार दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में जो सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत है वो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर आर्थर कॉटन। ये एक्चुअली एक ब्रिटेन के थे, मतलब ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे, इंजीनियर थे, जिन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया था और इसी के कारण इन्हें दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो अंग्रेजी शासन का क्या परिणाम था कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब समझ लीजिए कि क्या हुआ था। देखिए, जब 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, हुआ क्या था कि जब आप लोग 1813 का चार्टर एक्ट पढ़े होंगे, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई थी। और इसके बाद हुआ क्या था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति एकदम उफान पे आ गया था और इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते कच्चे माल की आवश्यकता होती थी और इस प्रकार वो भारत से कच्चे माल को उत्पादन करवाते थे और भारत से कच्चा माल लेकर जाते थे। और फिर इसके कारण हुआ क्या कि भारत जो था वो कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश ही बनकर रह गया, भारत में औद्योगिकरण नहीं हो पाया।
हुआ फिर क्या कि भारत में जो पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ने लगी, उसके साथ साथ क्या हुआ कि लगान की नीति भी बढ़ने लगी। अब जो किसान लोग थे उनको कैश में लगान देना पड़ता था, तो इसीलिए किसान लोग भी यही चाहते थे कि मुझे कुछ ऐसा चीज़ उपजाने का मौका मिले जो डायरेक्ट बिक जाए और मुझे पैसा मिल जाए। तो वो भी क्या किए कि मजबूर हो गए कि जो कच्चा माल ब्रिटेन वाले लोगों को चाहिए वही माल वो उपजाना शुरू कर दिए, जिससे कि उनका जो बाज़ार में क्रय विक्रय जो है खरीद जो है वो आसानी से हो जाए। तो यही सब रीज़न था कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज का जो हमारा है वो है अन्य जन आंदोलन। इससे पहले टॉपिक था 1857 की क्रांति, वो ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ आप लोगों को। तो अब अन्य जन आंदोलन की बात करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब से कब हुआ था ये जनरली आप याद रखिए 1763 से लेकर 1800, कहीं कहीं बुक में 1-2 साल आपको ऊपर नीचे मिल सकता है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। संथाल विद्रोह की अगर आप बात कीजिएगा तो 1855-56 की ये बात है। पाबना उपद्रव की अगर बात कीजिएगा तो 1873-76 की बात है। और नील उपद्रव की अगर बात कीजिएगा तो ये 1859-60 की बात है। ये कह रहा है कि ठीक बाद कौन हुआ था, तो अब बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि नील उपद्रव जो है वो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद हुआ था। क्लियर है? देखिए नील विद्रोह की अगर आप बात करते हैं या नील उपद्रव की अगर आप लोग बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। ठीक है, और एक नील उत्पादक था, उसके 2 भूतपूर्व पहले के कर्मचारी थे जिनका नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ के किसान एकजुट हुए थे और उन्होंने नील की खेती जो है वो बंद कर दी थी। नेक्स्ट है हमारा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये भी न जाने कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र का एक नाटक था नील दर्पण। इसी में नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार जो हुए थे उसका उल्लेख किया गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन्होंने तो किया ही है, दीनबंधु मित्र ने अपने नील दर्पण में, साथ ही साथ उस समय नील उपद्रव का जो उल्लेख है वो बंगाल के अखबारों में भी किया गया था और जनसभाओं के माध्यम से भी इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किए थे लोगों ने, जिसमें एक हिंदू पैट्रियोट के जो संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी, उनकी भी विशेष भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम अगर गीत की बात करते हैं तो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम सबसे पहले बार कब गाया गया था? तो ये 1896 के में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक उपन्यास है, कृति है जिसका नाम है आनंद मठ, उससे लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, जो कि 1763 से लगभग 1800 तक चला था। नेक्स्ट है हमारा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो ये किस पे आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह पर। देखिए सन्यासी विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो क्या था कि जो हिंदू थे, नागा थे और गिरी थे, इन तीनों के सशस्त्र सन्यासियों का जो तीर्थ यात्रा है उस पर प्रतिबंध लगाना ही सन्यासी विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बन गया था। नेक्स्ट है हमारा कि मुंगेर के बहरीत्याल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो मेनली था वो था बकासत भूमि की वापसी की मांग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था पटना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, पटना। देखिए बहावी आंदोलन के दौरान जब सैयद अहमद की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पटना जो है वो इस आंदोलन का केंद्र बनता है। हुआ क्या था कि जब अंग्रेजी प्रभुसत्ता का सबसे सुनोचित और गंभीर अगर कोई चुनौती दिया है तो वो यही दिया था, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो है वो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से लेकर 7वें दशक तक चलता रहा और रायबरेली के एक सैयद अहमद थे, वो भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। सैयद अहमद की महत्वाकांक्षा यह थी कि वो पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों दोनों को पदमुक्त कर दें और भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित या पुनः स्थापित कर दें। यही उनका मेन मकसद था। फिर लेकिन बाद में सैयद अहमद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और पटना जो है वो इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बन जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब 1857 का विद्रोह होता है उस समय बहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था।
नेक्स्ट है हमारा कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। देखिए कूका आंदोलन की अगर आप लोग बात करते हैं तो कूका आंदोलन को संगठित करने वाला था गुरु राम सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन की बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा बहाबी आंदोलन। कूका आंदोलन भी जो था वो बहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था, मतलब दोनों का स्टार्टिंग जो एम था वो सेम ही था। दोनों कूका आंदोलन हो या बहाबी आंदोलन हो, दोनों जो था वो धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन फिर बाद में आगे जाके ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोनों का जो समान उद्देश्य था वो यही था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। कूका आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो पश्चिमी पंजाब में 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब ये गुरु राम सिंह जो कूका आंदोलन के मतलब संगठित किया था इन्होंने, फिर 1872 में ये जो राम सिंह थे इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहाँ फिर 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो कूका आंदोलन का नींव पड़ा था पंजाब में, अभी हम लोगों ने देखा कहाँ, पश्चिमी पंजाब में। नेक्स्ट हमारा पागलपंथ की स्थापना किसने किया था। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था, गारो ने किया था। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः विद्रोह नहीं किसका है, तो अगर पूछेगा तब गारो का विद्रोह है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो पागलपंथ की स्थापना जो है वो करम शाह ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करम शाह। यहाँ से एक और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पागलपंथी विद्रोह जो है वो किसका विद्रोह था, तो वो मुख्यतः जो था वो गारो का विद्रोह था। गारो जनजाति है, उसी से संबंधित यह विद्रोह है। पागलपंथ की अगर बात करते हैं तो यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है जो कि वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह है, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। फराजी विद्रोह का नेता कौन था, दादू मियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादू मियाँ। यह जो विद्रोह था वो 1838 से लेकर 1860 के दौरान चलता रहा और अंततः इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो बहाबी दल में सम्मिलित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फराजी कौन था। अभी जो हम लोगों ने देखा फराजी की अगर बात करते हैं तो देखिए फराजी जो लोग थे वो बंगाल के फरीदपुर का जो हाजी था जिसका नाम था सरीतुल्ला, उसके द्वारा चलाए गए संप्रदाय के जो अनुयायी थे वही फराजी कहलाए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हाजी सरूताल के अनुयायी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि बेलू थम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बेलू थम्पी जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो नेतृत्व किया था वो केरल में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। देखिए आप लोगों को याद होगा एक सहायक संधि, ठीक है, जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। उससे पहले भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अभी हम लोग ये सब रिसेंटली पढ़े हैं गवर्नर जनरल वाले टॉपिक में। हुआ क्या था कि जब 1805 में बेलेजली जो था वो ट्रावनकोर यानी केरल के जो महाराजा थे उनको सहायक संधि करने के लिए विवश करता है, लेकिन जो महाराजा था वो सहायक संधि मानने से इनकार करता है। और इसके जैसे ही वो इनकार करता है या आनाकानी करता है तो उसका जो मतलब उस पर कर लगता जाता है कि इतने दिन नहीं हुए तो आपका इतना धन बकाया हो गया, इतना धन बकाया हो गया, ऐसा प्रावधान था। तो ऐसा होते होते उसका जो धन था महाराजा का वो काफ़ी ज़्यादा बकाया होता चला जाता है और फिर कुछ अंग्रेजी रेजिमेंट का जो व्यवहार है वो बहुत ही ख़राब होता चला जाता है। तो इसके बाद जो वहाँ का जो महाराजा था उसका जो दीवान था, यही बेलू थम्पी जो था वहाँ का उस महाराजा का दीवान था, वही क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में ट्रावनकोर में। नेक्स्ट है हमारा कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है वो वासुदेव बलवंत फडके के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फडके। ये जो वासुदेव बलवंत फडके है वो बम्बई प्रेसिडेंसी में रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया था और उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह जो है वो सही रूप से किस में हुआ था, पश्चिमी घाट में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है हमारा कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस में, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था वो था कोल्हापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर। देखिए गडकरी लोग जो थे वो कौन लोग थे, गडकरी लोग वही लोग थे जो मराठों के किलों में काम करते थे, उनके वंशानुगत कर्मचारी थे, उनको गडकरी लोग कहा गया है।
हुआ क्या कि फिर उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना जो था उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया। इसी सब के विद्रोह में 1844 ईस्वी में उन्होंने कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया था। तो वही कह रहा कि गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, तो कोल्हापुर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या था, तो उस जनजाति का नाम था खोंद जनजाति। तो खोंद जनजाति इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए खोंद जनजाति को जो लोग थे वो तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। देखिए ये जो टॉपिक है अन्य जन आंदोलन, इससे क्वेश्चन मतलब रेयरली पूछा जाता है, उतना ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं है क्वेश्चन। जैसे वायसराय टॉपिक है उससे हमेशा आपको कोई भी एग्जाम देने जाइए आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। जनजातीय आंदोलन से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका स्कोरिंग पॉइंट है। देखिए वायसराय से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सब बच्चे बनाएंगे, आप भी बनाइएगा और लोग भी बनाएंगे। आपको वो दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा, दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको यही कुछ टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपको वो और लोगों से सुपीरियर बना देगा। नेक्स्ट हमारा कि कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया, तो कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व है वो बुधो भगत के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये हुआ कहाँ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ। बघेरा विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ हुआ था, ये बड़ोदरा में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ोदरा में। देखिए हुआ गया था कि बघेरा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, 1818 में हुआ था। 1818 में ये अंग्रेज सरकार के विरुद्ध ही विद्रोह था। जो बड़ोदरा के गायकवाड़ों थे वो अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कार्य एकत्र करने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण जो बघेरों सरदार था उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उसी को बघेरा विद्रोह कहा गया जो कि 1818 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार से रखें। यह कह रहा है, देखिए बंगाल के सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो ये वो वाला सिपाही विद्रोह नहीं है, 1857 की बाली क्रांति की बात नहीं कर रहा। ये बंगाल के सिपाही विद्रोह की बात कर रहा है जो कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ठीक है, जिसमें हेक्टर मुंडो जो है वो की एक बटालियन जो है वो बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जाकर मिली थी, उसकी बात कर रहा है ये। कच्छ के विद्रोह की अगर आप बात करते हैं तो कच्छ का विद्रोह कब हुआ था, 1819, 1831। वहीं अगर संथाल विद्रोह की अगर बात करते हैं तो 1855-56। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह की अगर आप बात करते हैं तो 1806। और कोल विद्रोह की अगर आप बात करते हैं तो 1831-32। ठीक है, अब आप इसको बड़े आराम से सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। देखिए बेल्लोर का विद्रोह हुआ कब था, बेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 में। ठीक है, 1806 में हुआ था बेल्लोर का विद्रोह। बेल्लोर का विद्रोह हुआ क्या था कि इसमें सैनिक जो थे वो अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर का विद्रोह किया था और मैसूर के जो राजा थे उनका झंडा फहरा दिया था। यही था बेल्लोर का विद्रोह। हुआ कब था, 1806 में। आपसे पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो 1805 से लेकर 1807 तक कौन था गवर्नर, सर जॉर्ज बोरले। ये 1805 से लेकर 1807 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1820। यह जो था वो 1820 से शुरू होकर लगभग 1836 तक चलता रहा था। नेक्स्ट हमारा किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो ये कहाँ किया था, ये छोटा नागपुर की बात कर रहा है। छोटा नागपुर जो था वो उस समय बिहार में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। फिर बाद में जब बिहार का बंटवारा होता है 2000 में, तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा, सिंधु कान्हू और भैरव चांद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। देखिए 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है जो कि एक बहुत प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। और इस विद्रोह का जो नेता था वो था सिंधु कान्हू, चांद एवं भैरव। ये चार भाई थे और यही चारों भाई जो था इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता था। नेक्स्ट हमारा निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। अभी हम लोगों ने देखा संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1855-56। नेक्स्ट हमारा 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, मेजर बारो को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर बारो। देखिए 1855 में हुआ क्या था कि संथालों जो थे वो भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह किया था। फिर उसके बाद इसका नेतृत्व कौन किया था, ये भी हम लोगों ने देखा, सिंधु कान्हू चांद और भैरव नामक चार भाइयों ने किया था।
फिर संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो जो था उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, उसको संथाल ने फिर हरा दिया था। लेकिन फिर लास्ट में जो भागलपुर के कमिश्नर था ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड, वो जो था वो क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कि 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भागलपुर के पास मेजर बरोज संथालों से लड़ाई में हार गए थे, अभी हम लोगों ने देखा, ये बिल्कुल सही है। गोको गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता थे, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ये गलत है। देखिए, क्योंकि गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का कभी वर्चस्व हुआ ही नहीं था, क्योंकि संथाल विद्रोह जो था वो भागलपुर से बर्धमान तक फैल गया था, लेकिन गंगा वाले घाटी वाले क्षेत्रों में नहीं फैला था। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे। संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया था, ये बिल्कुल सही है। देखिए, हुआ क्या था कि जब 1855 में भागलपुर और बीरभूम का बंटवारा करके एक संथाल परगना जिला बनाया गया था और किसी संथाल आदिवासी को गैर संथाल के भूमि अंतरण गैर कानूनी भी हो गया था। मतलब किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। महाराष्ट्र में कौन घटना हुआ था। देखिए, भील विद्रोह ही हुआ था महाराष्ट्र में। कब, 1812 से लेकर 1819 तक। वहीं अगर हम लोग रंपा विद्रोह की बात करते हैं तो रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। वहीं अगर हम लोग कोल विद्रोह की बात करते हैं तो कोल विद्रोह जो था वो रांची, हजारीबाग, पलामू, ये सब पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। और संथाल विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1855-56 में मुख्यतः भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये केंद्रित था। तो यहाँ आपसे पूछ रहा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में हुआ था भील विद्रोह 1812 से लेकर 1819 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। तो लसोड़िया का किसने किया था, गोविंद गिरी ने किया था। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गोविंद गुरु को लसोड़िया भी कहा जाता था, ठीक है। और इन्होंने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सब सभा की भी स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलन विद्रोह की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये किससे जुड़ा था। उलगुलन विद्रोह जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। देखिए, बिरसा मुंडा की अगर बात करते हैं, उलगुलन विद्रोह का मतलब ही होता था महाविद्रोह या महान हलचल, उलगुलन का मतलब होता है। मुंडा विद्रोह के जो नेता थे बिरसा मुंडा, उनको धरती आबा यानी कि जगत पिता, और उनके विद्रोह को उलगुलन यानी कि महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और बिरसा मुंडा से याद रखिएगा, बिरसा मुंडा जो था वो 1895 में अपने आप को भगवान का दूत घोषित करता है और हजारों मुंडाओं का नेता बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह थे, तो कौन थे, तो बिरसा मुंडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है हमारा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। अभी हम लोगों ने देखा कौन, बिरसा मुंडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो कब मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, 1895 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1895 में। नेक्स्ट है हमारा कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था। तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, 3 मार्च 1990 को, 3 मार्च 1990 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि 3 मार्च 1990 ऑप्शन में नहीं है। 3 मार्च 1990 नहीं, 1900, 3 मार्च 1900 को इनको चक्रधरपुर, जो कि बंगाल में एक जगह है, वहीं एक जंगल था, उसी में इनको सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर उसी साल मतलब 1900 में ही इनको 9 जून को जेल में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था, तो कार्य क्षेत्र था रांची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। देखिए, एक चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब बिरसा मुंडा के कार्य क्षेत्र की अगर आप लोग बात करते हैं, तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का जो मेन उद्देश्य था वो था कि जनजातियों में समाज सुधार करना और ब्रिटिश सत्ता से जनजातियों को दूर रखना। नेक्स्ट हमारा जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठक्कर बापा ने। देखिए, ठक्कर बापा जो थे यही जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे।
ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे। 1933-34 की बात है, ये 1933-34 के दौरान भारत भी गांधी जी के साथ आए थे और इनका मूल उद्देश्य भी भारत आना यही था कि हरिजनों की दशा जो है वो देखना चाहते थे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि साझा कारण कौन सा मुहैया कराया, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। देखिए ये भी एक कारण मुहैया कराया था। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव भी, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिए के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों को बढ़ाना, ये सब था। लेकिन मेनली जो था वो था जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि समेत व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। यहाँ ABC तीनों में जो कारण दिए गए हैं वो जनजातीय विद्रोह के कारण थे, लेकिन जो मुख्य साझा कारण था वो ये था कि जनजातीय समुदायों के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह कब हुआ? 1820-21 के टाइम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि हौज विद्रोह का केंद्र कहाँ था। तो हौज विद्रोह का जो केंद्र था वो बिहार का संथाल परगना था। नेक्स्ट हमारा कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है वो 1874 में हुआ था और किसके नेतृत्व में? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट हमारा संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो कौन थे? सुरेंद्र साई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र साई। देखिए संबलपुर की गद्दी के जो ये दावेदार थे सुरेंद्र भाई, और ये जो थे वो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन फिर ये 1862 में ही आत्मसमर्पण भी कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। देखिए नील विद्रोह की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो 1860, संथाल विद्रोह की अगर बात कीजिएगा तो 1855-56, सिपाही विद्रोह की अगर बात कीजिएगा तो 1857 और दक्कन दंगे की अगर बात कीजिएगा तो 1875। अब इसको अरेंज कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में, केरल के मालाबार क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल के मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो आंदोलन था वो जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड घटनाएं और दूसरी साइड तिथियों का वर्णन किया गया है। देखिए अगर बैरकपुर विद्रोह की अगर बात कीजिएगा तो ये किसके साथ मैच करेगा? बैरकपुर विद्रोह जो था वो नवंबर 1824 में हुआ था। ये वो वाला बैरकपुर की बात नहीं कर रहा है। बहरामपुर विद्रोह की बात करिएगा तो बहरामपुर विद्रोह कब हुआ था? ये फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह की बात कीजिएगा तो संथाल विद्रोह सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56। और बेल्लोर विद्रोह की अगर बात कीजिएगा तो ये 1806। बेल्लोर विद्रोह की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो ये 1806 में जो सैनिक थे वो अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर देते हैं और मैसूर के राजा का झंडा फहरा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड विद्रोह और दूसरे साइड वर्ष दिया है। अहोम विद्रोह किसके साथ मैच करेगा? 1828 के साथ। कोल विद्रोह की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56 और मोपला विद्रोह 1921। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। सही सुमेलित नहीं है। मोपला विद्रोह केरल, ये बिल्कुल सुमेलित है क्योंकि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। फिर कह रहा है कुका विद्रोह पंजाब। कुका विद्रोह पंजाब भी सही है क्योंकि कुका विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो पंजाब में ही हुई थी, लगभग 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। वहीं फिर कह रहा है कि कोली विद्रोह गुजरात। कोली विद्रोह गुजरात, ये बिल्कुल सही है। अच्छा सॉरी, गुजरात लिखा हुआ है, कोली विद्रोह गुजरात गलत है क्योंकि कोली विद्रोह जो है वो 1784-85 में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, 1784-85 में महाराष्ट्र में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोली विद्रोह। फिर कह रहा है चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। चुआर का विद्रोह जो था वो 1768 में हुआ था, ये मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा जो क्रांति प्रारंभ किया गया था वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। देखिए 1812 से लेकर 1819 तक की बात है। उस दौरान जो नए स्वामी थे, मतलब अंग्रेज जिसको आप कह सकते हैं, अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और यह विद्रोह जो था वो मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में विस्तृत था।
फिर आगे जाके 19वीं 20वीं शताब्दी में यह विद्रोह जो था वो राजस्थान में भी हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। मुंडा बिरसा ये तो सुमेलित ही है। उसके बाद कह रहा है संथाल कान्हू, ये भी सुमेलित है क्योंकि संथाल विद्रोह जो है वो 1855-56 में प्रारंभ हुआ और इस विद्रोह का नेता था सिंधु और कान्हू। फिर कह रहा है अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये 1828 में प्रारंभ होता है और इसके नेता थे गोमधर कुंवर, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है नायक ताना भगत, ये गलत है क्योंकि ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जो है वो उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत थे। तो ये ताना भगत नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए, यह कह रहा है कुकी विद्रोह। देखिए कुका और कुकी में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। कुकी विद्रोह जो था वो 1917-19 में मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था, तो ये त्रिपुरा के साथ मैच करेगा। कुका विद्रोह की अगर बात कीजिएगा तो ये 1840 से लेकर 1872 तक पंजाब में। पावना कृषक विद्रोह की बात कीजिएगा तो 1873 से लेकर 76 तक बंगाल में। बिरसा मुंडा विद्रोह की बात कीजिएगा तो 1899 से 1900 बिहार में, जो कि वर्तमान झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन था। तो प्रथम आदिवासी नेता कौन था? एक मणिपुर के नागा जनजाति के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था जोडानांग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये फिर आगे जाके महात्मा गांधी के ही प्रेरणा से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया